हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं हॉर्नबिल का लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मैं इसे पूरे हिंदी में आपको समरी बता दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी दादी माँ, जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती हैं, एक वृद्ध स्त्री थीं। पिछले 20 साल में जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, वह एक बुजुर्ग झुर्रियों वाली स्त्री थीं। लोग कहते थे कि वह कभी जवान न खूबसूरत थीं और उनका एक पति भी था। मेरे दादा का एक विशाल चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस, जो कि दीवार में आग का स्थान होता है, पर टंगा था। वे एक बड़ा साफा और ढीले कपड़े पहने थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने का बहुत बड़ा भाग ढक रखा था। वह कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी कोई पत्नी रही हो या उनके बच्चे भी रहे हों। वे ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोती रहे हों। जहाँ तक दादी माँ के जवान होने या खूबसूरत होने की बात थी, यह विचार ही उलझ लगता था। वे प्रायः हमें अपने बचपन में खेले गए खेलों की कहानियाँ सुनाती थीं, पर यह सब बेतुका और उनकी शान के खिलाफ महसूस होता था, और उनकी कहानियाँ जो वे हमें सुनाती थीं, दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थीं। वह हमेशा वैसे ही रही, ठिंगनी, मोटी व एक और थोड़ी झुकी हुई। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा था, हर जगह से हर जगह तक। नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि वे हमेशा से वैसी ही हैं जैसे हमने उन्हें जाना था। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थीं, और वे कई सालों से इसी उम्र पर स्थिर थीं। वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थीं, किंतु वह हमेशा सुंदर और आकर्षक थी। वह सफ़ेद झक कपड़े पहने एक हाथ अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती थीं। दूसरे हाथ में माला जपती रहती थीं। उनकी चांदी जैसी लटें उनके पीतवर्ण झुर्रियों चेहरे पर छितरी रहती थीं, और उनके होठों से वह सुनाई न देने वाले भजन बुदबुदाती रहती थीं। बुदबुदाना मतलब बार बार जपना। हाँ, वे बहुत सुंदर थीं, एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थीं, एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थीं, जो शांति एवं संतुष्टि के हवा के झोंके के समान थी। मेरी दादी व मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर शहर में रहने चले गए थे, और हम निरंतर एक साथ रहते थे। वह मुझे सुबह जगाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। वह जब मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, वह एक स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना करती रहती, इस उम्मीद से कि मैं उसे सुनूंगा और दोबारा दोहराऊंगा। मैं उन्हें सुनता था क्योंकि उनका स्वर मधुर था, पर कभी मैंने उसे याद रखने की कोशिश नहीं की। फिर वह मेरी लकड़ी के स्लेट लेती, जैसे वे पतले से ही धो पोंछ कर पीले चॉक से प्लास्टर कर तैयार रखती। एक छोटी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन इनको बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती। एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन व शक्कर फैला हुआ रहता था, का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां रखती थीं। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल मंदिर से संबंध था। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाया करते थे। जब बच्चे पंक्तियों
में दोनों और बरामदे में बैठकर सामूहिक रूप से वर्णमाला व प्रार्थना गाते। दादी माँ मंदिर में अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, हम वापस घर को लौटते। इस समय गांव के कुत्ते हमारे पीछे पीछे उन रोटियों के लिए गुर्राते लड़ते आते जो हम उनके लिए फेंकते थे। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें वापस वहां बुला भेजा। यह हमारी मित्रता में एक मोड़ था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती। मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल जाया करता था। अब सड़कों पर कुत्ते नहीं थे और उन्होंने शहर के आहातों में चिड़िया को रोटी खिलाने का काम शुरू कर दिया था। किसने? दादी माँ ने। जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। कुछ समय तक वह मुझे सुबह जगाती व स्कूल के लिए तैयार करती। जब मैं वापस आता तो वे मुझे पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। मैंने उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताए और उसी के पश्चात के विज्ञान व शिक्षा के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दुनिया गोल है इत्यादि। इसमें उन्हें दुखी कर दिया। वह अब मुझे मेरे पाठों के बारे में सहायता नहीं कर सकती थीं। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो चीज़ें बताई जाती थीं उनमें वह विश्वास नहीं करती थीं और वे इस बात को लेकर परेशान रहती थीं कि विद्यालय में ईश्वर व शास्त्रों के बारे में बताया नहीं जाता था। मैंने एक दिन बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा। वह बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत लपटों के चीज़ थी। यह वेश्याओं व भिखारी के लिए था, न कि सभ्य व्यक्तियों के लिए। यद्यपि वे कुछ बोली नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब था असहमति। इसके बाद वे मुझसे कभी कभार ही बोलती थीं। जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। मित्रता के सामान्य कड़ी भी टूट गई। मेरी दादी ने अपने एकांत को विरक्त से स्वीकार कर लिया। अब वह कभी कभी ही अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए रोकती। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के पास बैठती व प्रार्थना किया करती। केवल दोपहर पश्चात थोड़ी देर के लिए चिड़ियों को भोजन देने के लिए विश्राम करती। जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बैठती तो सैकड़ों चिड़िया उनके चारों ओर एकत्र हो जाती और चहचहाने हुए एक कोलाहलपूर्ण स्थान बनाती। कुछ आती और उनके टांगों पर बैठ जाती, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती। वे मुस्कुराती पर कभी भी उनको भगाकर नहीं उड़ाती। यह समय उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा समय था। जब मैंने आगे अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे पक्का विश्वास था कि दादी की अशांत हो जाएंगी। मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूँगा और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, किंतु मेरी दादी कह सकती थी। वह भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, किंतु उन्होंने ना तो कोई बात की ना ही कोई भाव दिखाया। उनके होंठ प्रार्थना के बुदबुदा रहे थे। उनकी उंगलियां माला फिरा रही थीं। चुपचाप उन्होंने मेरी परेशानी को मतलब मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहाँ से चला तो मुझे ऐसा लगा कि यह चूमना उनके
व मेरे बीच शायद अंतिम शारीरिक संपर्क होगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं घर वापस आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी। अभी भी उनके पास शब्दों का समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए सुना। मेरे आने के पहले दिन भी उनके खुशी भरे क्षण चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खाना दिया और मधुर चिकड़ियाँ भी दीं। शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने आस पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लगे। कई घंटों तक उन्होंने उस जीर्ण शीर्ण और बीच में धंसे ढोलक पर योद्धाओं के घर आने वाले गीत गाए। हमें उन्हें आग्रह करना पड़ा कि इससे तनाव बढ़ेगा। यह पहली बार था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वह बीमार पड़ गईं। हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि वह चला जाएगा, किंतु मेरी दादी का कुछ और ही मानना था। उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि चूँकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटे पूर्व उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, अतः वह हमसे बात करने में अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहती थीं। हमने उनका विरोध किया, किंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। वह अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती रहीं व माला फिराती रहीं। इसके पहले कि हम शक करें, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। एक शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वह मर चुकी हैं। हमने उन्हें बिस्तर से उतारा और जैसा कि रिवाज है उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उन्हें एक लाल कफन में ढक दिया। कुछ देर तक शोक करने के बाद हमने उनके अंतिम क्रिया के संस्कार के आयोजन हेतु उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक अर्थी लेकर उन्हें दाह संस्कार के लिए उनके कमरे में गए। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे व बरामदे में एक सुनहरी ज्वाला के साथ प्रकाशित हो रही थी। हम अहाते के मध्य में रुके। पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां वह मृत अवस्था में लाल कफन में ढकी थीं, हजारों चिड़ियों फर्श पर बैठी थीं। आज कोई चहचहाट नहीं थी। हमें पक्षियों के लिए दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई और उन्हें उसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे दादी किया करती थीं और उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। चिड़ियों ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ के मृत शरीर को ले गए तो चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं। अगले सुबह सफाई कर्मचारी ने उन टुकड़ों को समेटा व कूड़ेदान में डाल दिया। सो गाइस, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में या सुनने में मज़ा भी आया होगा। अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।